હલો 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 कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? કસા હે तुम्ही? के हालचाल કેમો છો? कैसन बा? ठीक बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर कंटिन्यू है। इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है। हमने जो है प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस की थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बातें कर ली है। मेंडलिज्म या मेंडेलियन इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मेंडल का लाइफ हिस्ट्री, मेंडल क्यों जो है रिकॉग्नाइज या उनको जो है एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिला, उनके काम के लिए कौन से ईयर में काम शुरू किया, कब फिनिश किया, कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन से मैगजीन या जर्नल में पब्लिश हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने बातें की। हमने कुछ जो है रीजंस समझे कि क्यों मेंडल को मेंडल के समय में एप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनके काम के लिए जिसका टाइटल था उनके काम का या उनके पेपर का जिसमें उन्होंने अपना काम जो है लिखा, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारी बातें हमने की। सर्कुलेशन ऑफ दैट मैगजीन जिसमें मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ बहुत कम था। मेंडल ने जो है स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स की बातें की। बायोलॉजिस्ट को यह बात नहीं समझ में आई। मेंडल के समय में डार्विन का एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज वर्क जो है बहुत ज्यादा फेमस था। लोगों ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक पॉइंट मैं आपको जो है ऐड करना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सुनिएगा। मेंडल ने इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्या बोला था? दैट समथिंग प्रेजेंट इन द पेरेंट प्लांट दैट एक्सप्रेस द कैरेक्टर एंड आल्सो इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दैट समथिंग को उन्होंने फैक्टर नाम दिया, जिसको हम जीन्स और जीन आज के लैंग्वेज में नाम देते हैं। फैक्टर इट इज डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब फैक्टर इधर ये फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा या तो वो फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। केवल दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हम आगे समझेंगे। इनहेरिटेंस का यूनिट है फैक्टर। फैक्टर को डिस्क्रीट यूनिट बोला। फैक्टर स्टेबल होता है, फैक्टर अनचेंज्ड रहता है, फैक्टर अनब्लेंड रहता है, मिक्स नहीं होता है थ्रू आउट इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया, बातें नहीं मानी, क्योंकि फैक्टर इनहेरिटेंस के लैंग्वेज में एक डिस्क्रीट यूनिट के जैसा अगर माना जाए, जो कि केवल दो ही पॉसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, तो उस फैक्टर के थ्रू केवल दो ही पॉसिबल कैरेक्टर एक्सप्रेस और इनहेरिट होंगे। बट साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो रेंज में प्रेजेंट हैं, जो कंटिन्यूअस वेरिएशन शो कर रहे हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए फैक्टर का डिस्क्रीट होना गलत है, फैक्टर का एक रेंज में प्रेजेंट होना चाहिए। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क 34 इयर्स, इनको जो है इनके वर्क के पब्लिश होने के 34 इयर्स तक रिकॉग्निशन नहीं मिला। एक और रीजन मैं देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लोगों ने पूछ लिया इनसे। मेंडल ने लोगों से पूछा, सॉरी मेंडल को लोगों ने पूछा, या बेटर टू से मेंडल से साइंटिस्ट ने प्रूफ मांगा, फिजिकल प्रूफ मांगा। प्रेजेंस कहां है, दिखता कैसे है, कौन से मटेरियल का बना है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, फैक्टर का प्रूफ दीजिए। बात पकड़ेगा। मेंडल ने बोला दैट फैक्टर इट इज डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन स्टेबल, इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, रिमेन अनब्लेंड, मिक्स नहीं होते हैं। पेयर में जब फैक्टर होते हैं तो फैक्टर मिक्स नहीं होते हैं। ये सारी बातें की। पहली बात तो लोगों को नहीं समझा, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिट के जैसा फैक्टर
काम नहीं कर सकता, कर भी सकता है तो कहीं कहीं पर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स में जो कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस वेरिएशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वहां पर फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट के जैसा केवल दो ही पॉसिबल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट हो सकता। लोगों ने फैक्टर से रिलेटेड प्रूफ मांगा। फिजिकल प्रेजेंस कहां है, क्या है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर, कहां मिलेगा, क्या जो है मटेरियल से बना हुआ है फैक्टर जिसकी बात आप कर रहे हो, जिसको आप इनहेरिटेंस के पीछे का मेन रीजन बता रहे हो। मेंडल फिजिकल प्रूफ प्रेजेंस ऑफ फैक्टर, मटेरियल ऑफ द फैक्टर जिससे बना है फैक्टर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैक्टर नहीं बता पाए। फिर से यहां पर जो है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके पहले मैं ये पॉइंट मेंशन करूं, एक जो है थोड़ा करेक्शन है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कार्ल कॉरेंस के लैंग्वेज में ये बोला कि कार्ल कॉरेंस को मेंडल का पेपर मिला और कार्ल कॉरेंस ने मेंडल के पेपर को 1901 में जर्नल फ्लोरा में पब्लिश किया। कार्ल कॉरेंस नहीं है, ये ह्यूगो डे व्रीज है। ये करेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। प्लीज कार्ल कॉरेंस प्रीवियस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैंने बोला था, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मेंशन कर देते हैं। इट इज नॉट कार्ल कॉरेंस हु फाउंड आउट, इसको नोट के लैंग्वेज में प्लीज समझ के रखिएगा, गलत न समझिएगा। हु फाउंड आउट पेपर ऑफ मेंडल एंड गेट it published in Flora in 1901। तो सुनिएगा, he is ह्यूगो डे व्रीज, हॉलैंड के थे साइंटिस्ट ह्यूगो डे व्रीज, who found out paper of Mendel and get it published in Flora, जो कि एक मैगजीन या जर्नल कंसिडर कर सकते हैं, in 1901। सो ह्यूगो डे व्रीज है, थोड़ा करेक्शन है, समझ के रखिएगा। बात आगे ले चल रहे हैं। विथ रेफरेंस टू नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। बिफोर मैं लेक्चर, आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊं, इस एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा मेंडल के नॉन रिकॉग्निशन के लिए। पॉइंट है, मेंडल said that factor represents discrete unit of inheritance which remain stable and unblend during inheritance from one generation to next generation। फैक्टर स्टेबल होता है, अनचेंज्ड होता है, अनब्लेंड होता है। ये सारी बातें आगे जाके गलत होने वाली हैं। मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके ये सारी बातें पब्लिक के सामने, साइंटिस्ट के सामने रखा। पी प्लांट के लैंग्वेज में मेंडल की सारी बातें ठीक है, लेकिन जब हम पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बातें करेंगे, डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स पर पोस्ट मेंडेलियन एरा में जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट है, केवल दो ही जो है फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, अनब्लेंड रहता है, स्टेबल रहता है। ये सारी बातें आगे जाके जो है
यूनिवर्सल नहीं रह जाएंगे। हम बात बताएंगे जो है नेक्स्ट जनरेशन, थोड़ा सुनिएगा। ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोरी यहां से चालू हो रही है। ही कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ, he could not provide physical proof for factor या of factor, physical proof of factor and material made of, किस मटेरियल का बना है, क्या है केमिकल कंपोजिशन फैक्टर का, फैक्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, क्या है एक्चुअल में फैक्टर को अब हम जीन नाम देते हैं। जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। यहां पर एक पॉइंट मेंशन करते चले इसी के जो रेफरेंस में, ड्यूरिंग मेंडल्स टाइम, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग मेंडल्स टाइम डीएनए, जीन, क्रोमैटिन, क्रोमोजोम्स etc. were not discovered. मेंडल सिर्फ इतना समझा रहे थे साइंटिस्ट को कि कुछ तो है जो पेरेंट प्लांट में प्रेजेंट है, कुछ समथिंग पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर जो पेरेंट प्लांट के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये कुछ तो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, केवल दो ही पॉसिबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, और यही जो समथिंग पार्टिकल लाइक है अनचेंज्ड स्टेबल मैनर में, अनब्लेंड मैनर में जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट के कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहा है। इस समथिंग पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर को मेंडल ने बोला फैक्टर। लोगों ने प्रूफ मांगा, कहां प्रेजेंट होगा फैक्टर। आज हमें प्रेजेंट जो है पता है कि फैक्टर जिसको हम जीन बोल रहे हैं, जीन है पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। हमें डीएनए का, जीन का, क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन पता है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, पेंटोज शुगर होता है। ये सारी बातें मेंडल के समय में डिस्कवर ही नहीं हुआ था। डीएनए जिसके सेगमेंट को जीन हम बोल रहे हैं, ये तो जो है मेंडल 1865 के आसपास फैक्टर टर्म यूज कर रहे हैं। डीएनए का केमिकल कंपोजिशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वॉटसन और क्रिक के लैंग्वेज में 1950 के बाद डिस्कवर हुआ, पता चला। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन ठीक है 1900 के बाद कुछ साइंटिस्ट सटन और बावेरी ऐसा आएंगे। हम आगे जो है इसी चैप्टर में पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम से रिलेटेड थ्योरी की बातें करेंगे। तो सब 1900 के बाद डिस्कवर हुआ। जो मेंडल फैक्टर यूज कर रहे थे, उस फैक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए, इसलिए भी मेंडल को कोई एप्रिसिएशन, कोई भाव, कोई रिकॉग्निशन मेंडल के काम के लिए नहीं मिला। बात क्लियर है। तो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क के पीछे एक ये भी रीजन है कि ये जो बोल रहे थे उसका फिजिकल प्रूफ और केमिकल कंपोजिशन नहीं बता पाए, ठीक है। और ये जिसकी बात कर रहे थे फैक्टर टर्म देकर, दैट फैक्टर टर्म इज नथिंग बट डीएनए जीन है। ये सारी तो जो है आज हमें एग्जैक्टली पता है कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें क्रोमैटिन, डीएनए, जीन या क्रोमोसोम की बातें करनी होगी। पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए गैमेट रिस्पॉन्सिबल है, और गैमेट्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो पेरेंट के कैरेक्टर को प्रोजेनी में, ये सारी बातें 1900 के बाद डिस्कवर हुआ। क्लियर है। इरेज करते हैं, समझ के रखिएगा ये पॉइंट। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मेंडल ने पाइजम सटाइवम, पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट या एडिबल पी प्लांट 7 इयर्स तक काम किया, 1856 से लेके 1863 तक। मेंडल के वर्क को 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने 1900 में रीडिस्कवर किया, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेब्रिज और जो है सेसेनेग, शर्मैक सेसेनेग। अब बात आगे बढ़ा रहे हैं।
मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट क्यों किया गया? मेंडल ने सारी बातें रिलेटेड टू, मेंडल ने प्रिंसिपल, पोस्टुलेट, थियोरीज, एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा रिलेटेड टू इनहेरिटेंस पी प्लांट के रेफरेंस में दिया। मेंडल ने और भी जो है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिए थे, हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंशन किया। मेंडल ने हायरार्सियम या हॉकवीट पर काम किया। मेंडल ने जो है लबलब बीन्स पर काम किया। मेंडल ने राजमा पर भी काम किया, लेकिन पी प्लांट से रिलेटेड बातें इन सब पर अप्लाई नहीं हुआ था, इसलिए मेंडल खुद भी जो है कॉन्फिडेंट नहीं थे। मेंडल से रिलेटेड जितनी भी बातें आगे होने वाली हैं वो पी प्लांट के रेफरेंस में ही होगा। क्या एडवांटेज है, या तीन तरीके से बात रख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट, या बोले रीजन बिहाइंड सेलेक्टिंग पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट से ही रिलेटेड इनहेरिटेंस की बातें क्यों की, क्या क्या एडवांटेज हुआ, क्या एडवांटेज मिला मेंडल को पी प्लांट एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड थियरी या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो उन्होंने समझाया, एडवांटेजेस ऑफ पी प्लांट। तो मैंने हेडिंग लिया यहां पर, तो देखिएगा हेडिंग लिया मैंने सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। इसको जो है हम एक और तरीके से एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट, ठीक है, या रीजंस बिहाइंड सेलेक्टिंग पी प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, मेंडल पहले साइंटिस्ट नहीं थे। आपको बताता हुआ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मेंडल पहले साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने पी प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड काम किया या पी प्लांट एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया। मेंडल का पी प्लांट को सिलेक्ट करना एक्चुअली इट इज एक्सटेंशन वर्क ऑफ नाइट एंड गॉस, साइंटिस्ट का नाम है, ओवर पी प्लांट। नाइट के NIGST में आगे मेंशन करूंगा, नाइट और गॉस दो साइंटिस्ट थे जो मेंडल के पहले पी प्लांट को एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज करके इनहेरिटेंस से रिलेटेड काम कर चुके थे, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड काम कर चुके थे। लेकिन दो रीजन दूंगा मैं, नाइट और गॉस का मेन एम ये नहीं था कि वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल और पोस्टुलेट स्टडी करें। नाइट और गॉस का मेन जो है एम था सुपीरियर पी प्लांट प्रोड्यूस करना हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। एक पॉइंट दे रहा हूं। दूसरा, नाइट और गॉस पी प्लांट पर काम कर चुके थे, कहीं कहीं पर यह भी मेंशन है कि जब नाइट और गॉस मेंडल के पहले पी प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड काम कर चुके थे तो इनको जो है सक्सेस क्यों नहीं मिला। मेंडल को पी प्लांट पर काम करने के बाद पी प्लांट से रिलेटेड सक्सेस क्यों मिला। नाइट और गॉस ने एट अ टाइम सेवरल कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस, तो सुनिएगा दो अलग बातें बोली जा रही हैं। नाइट और गॉस का इनहेरिटेंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, एक बात बोली जा रही है। नाइट और गॉस ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन किया। क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम आगे मेंडल के लैंग्वेज में बताएंगे। नाइट और गॉस का जो मेन मोटो या एम था तो प्रोड्यूस सुपीरियर या हाइब्रिडाइज्ड पी वेराइटी, उनका इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात बोली जा रही है कि नाइट और गॉस इनहेरिटेंस से रिलेटेड बातें की लेकिन फेल हो गए क्योंकि वो एट अ टाइम सेवरल कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी कर रहे थे, सेवरल कैरेक्टर्स का, और सेवरल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। मेंडल बहुत जो है क्लेवर थे। मेंडल ने
नाइट एंड गॉस के वर्क ऑन पी प्लांट को एक्सटेंड किया, नाइट और गॉस की गलतियों को जो है एनालाइज किया और फिर पी प्लांट में अपना दिमाग लगाया। एट अ टाइम या तो एक कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या एट अ टाइम दो कैरेक्टर्स कैसे किस पैटर्न में इनहेरिट हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या एट अ टाइम 3 कैरेक्टर्स चूज किया और वो 3 कैरेक्टर कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट हो रहे हैं। मेंडल ने एट अ टाइम 1 या 2 या 3 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया और उससे रिलेटेड थियरीज प्रिंसिपल पॉस्टुलेट दिए। नाइट और गॉस सेवरल कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे थे, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए, वो रिजल्ट नहीं उनको मिल पाया, कोई भी जो है बात नहीं रख पाए रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। सो मैं यहां पर 2 अलग लैंग्वेज में नाइट और गॉस की बात मेंशन करना चाहूंगा, थोड़ा सुनिएगा। मेंडल्स वर्क ऑफ hybridization, Mendel's work of hybridization and inheritance on pea plant is actually extension of hybridization of pea plants already done by scientist Knight and Gauss, साइंटिस्ट नाइट एंड गॉस, समझ के रखिएगा प्लीज। यहां पर 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो है समझ के आंसर दीजिएगा। नाइट एंड गॉस परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट on pea plants to obtain superior varieties। कहीं कहीं पर ये पॉइंट मेंशन आता है तो हमने वेराइटीज, ठीक है। दूसरा मेन है यहां पर नाइट एंड गॉस studied inheritance of several characters simultaneously, thus failed to give any conclusion, ठीक है। whereas Mendel at given time either studied inheritance of one character or 2 character or 3 characters, बेसिकली 3 कैरेक्टर तक ही गए थे, ठीक है। हम 3 कैरेक्टर तक ही जो है बातें करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर साइमल्टेनियसली आगे आने वाला है, बहुत सारी बातें इस पर्टिकुलर लाइन से रिलेटेड होने वाली है। तो
एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट। यहां पर अपने माइंड में ये मत जो है सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मेंडल फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया, और यह भी मत समझिएगा कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बातें करने वाले पहले साइंटिस्ट थे। मेंडल के पहले हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड काम कर चुके थे पी प्लांट पर ही नाइट एंड गॉस ने। दो अलग मान्यताएं, दो अलग व्यूज हैं। नाइट एंड गॉस का इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं था, वो केवल पी प्लांट की इंप्रूव्ड वेराइटीज पाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, थोड़ा थोड़ा जो है पेशेंस रखिए, आगे आने वाला है। दूसरा व्यूज है कि नाइट एंड गॉस ने पी प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन काम करके, एक्सपेरिमेंट करके इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दिया, सेवरल कैरेक्टर साइमल्टेनियसली कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है, एक्सप्रेस होता है, कौन सा कैरेक्टर पेरेंट में प्रेजेंट है, प्रोजेनी में नहीं प्रेजेंट होगा, कैसे अपीयर डिसअपीयर ऑफ कैरेक्टर होता है, बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ चूज कर लिया था, इसलिए इनको कोई कंक्लूजन नहीं मिला। एक और साइंटिस्ट थे कार्ल र्यूटर, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, हम स्पेलिंग मेंशन कर देंगे। इन्होंने टोबैको प्लांट पर काम किया। टोबैको प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जो प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस का थियरी था, थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जहां पर बोला गया था कि पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स अप हो जाते हैं प्रोजेनी में, मिक्स हो जाते हैं प्रोजेनी में पेरेंट के कैरेक्टर, कार्ल र्यूटर ने बोला गलत है, अनब्लेंड होके जाते हैं। जब उन्होंने टोबैको प्लांट पर काम किया तो उन्होंने देखा कि पेरेंट के पास जो कैरेक्टर है वो प्रोजेनी में है ही नहीं, प्रोजेनी के पास कुछ अलग ही एडिशनल कैरेक्टर है। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को जो है टोबैको प्लांट पर काम करके कार्ल र्यूटर ने जो है गलत साबित किया। तो हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन हाइब्रिडाइजेशन, जो मेंडल के बुक का नाम है, मेंडल के पेपर का नाम है, जहां पर उन्होंने अपने वर्क को मेंशन किया, मेंडल पहले नहीं थे। दो बातें यहां पर हम कंक्लूड आपके सामने कर रहे हैं। मेंडल पहले साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया पी प्लांट का, और मेंडल पहले जो है साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने पी प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन और पी प्लांट दोनों मेंडल पहले नहीं थे, उसके पहले नाइट एंड गॉस काम कर चुके थे, कार्ल र्यूटर काम कर चुके थे, मेंशन करते हैं इरेज करके। एक और साइंटिस्ट का नाम मेंशन कर लेते हैं, कार्ल र्यूटर परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन experiment on tobacco plant and got progenies having characters not found in parent plants, thus disproving theory of blending inheritance। बिफोर मैं एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट की बात करूं, पी प्लांट को सिलेक्ट करने वाले मेंडल, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले मेंडल पहले साइंटिस्ट नहीं थे, जानना जरूरी था। बात ले चल रहे हैं आगे। पहला पॉइंट यहां पर मेंशन किया हमने, ठीक है, यहां पर हमने पहला पॉइंट लिया एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा हूं, लिख रहा हूं, पी प्लांट एग्जिस्ट इन प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म।
ट्रू ब्रीडिंग फॉर्म या वेराइटी। सिर्फ वर्बली बोल रहा हूं, प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग आगे आएगा। प्योर लाइन प्लांट होने का बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग शायद हॉकवीड नहीं रहा होगा। प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग शायद जो है लबलब बीन्स नहीं रहा होगा। इसकी वजह से पी प्लांट पर जो काम करके रिजल्ट मिला मेंडल को, वही सेम काम हॉकवीड और लबलब बीन्स पर काम करने के बाद वही सेम रिजल्ट नहीं मिला। कॉन्फिडेंस इनका टूट गया। ये खुद जो है अश्योर नहीं थे अपने काम के लिए, जो है नॉन रिकॉग्निशन हमने मेंशन किया। प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग ऐसे प्लांट होते हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। कोई अचानक से अलग कैरेक्टर किसी भी जनरेशन में नहीं आ रहा है। प्लांट सेवरल जनरेशन प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है, सेल्फिंग के थ्रू, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, कोई भी मैकेनिज्म हो, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू रिप्रोडक्शन करके पेरेंट प्लांट ने बनाया प्रोजेनी प्लांट। उस प्रोजेनी प्लांट ने नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनी प्लांट बनाया, उस प्रोजेनी ने नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनी बनाया। पेरेंट प्लांट के पास जो कैरेक्टर था वही कैरेक्टर प्रोजेनी के पास गया, नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी के पास गया, नेक्स्ट जनरेशन के, तो प्लांट प्योर लाइन बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट के पास ये कैरेक्टर था, प्रोजेनी में गया, प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन में, जब नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी आया तो उसमें कुछ नया फीचर, नया कैरेक्टर आया, नहीं। प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम कैरेक्टर प्रोजेनी में आएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रोजेनी में अचानक से अपीयर नहीं होगा। तो प्लांट प्योर है अपने कैरेक्टर को लेके, ट्रूली ब्रीड कर रहा है अपने कैरेक्टर को लेकर, प्लांट तब बोला जाएगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। प्लांट अपने कैरेक्टर को लेकर ट्रूली ब्रीडिंग कर रहा है, ट्रू ब्रीडिंग है, तब बोला जाएगा जब प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए और जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिना किसी एक्स्ट्रा कैरेक्टर के आए, पेरेंटल कैरेक्टर ही ट्रांसफर हो रहा हो। इसके लिए मेंडल बहुत लकी थे, इस पर्टिकुलर जो है लाइन के लिए उनको प्योर लाइन मिला। पी प्लांट में प्योर लाइन वेराइटी ऑफ पी प्लांट मिला। टॉल पी प्लांट है तो सेवरल जनरेशन में टॉल ही आएगा अगर सेल्फ पॉलिनेशन किया जाए। किसी भी जनरेशन में इंटरमीडिएट या डॉफ हाइट नहीं आएगा। पी प्लांट में जो है अगर वायलेट फ्लावर है तो वायलेट फ्लावर वाले पी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करें हम तो सेवरल जनरेशन तक जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन केवल प्रोजेनी में वायलेट फ्लावर ही आएगा। कैसे हेल्प किया हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो प्योर लाइन का होना पी प्लांट में जो है एडवांटेजेस था। तो सुनिएगा, यहां पर दूसरा पॉइंट लिया, पी प्लांट इज एनुअल हर्बेसियस प्लांट। एनुअल हर्बेसियस प्लांट, ये एक और अच्छा सा जो है एडवांटेज मिला, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, लाइफ स्पैन इज 1 सीजन। लाइफ स्पैन इज 1 सीजन, 2 to 3 months। कहीं कहीं पर मेंशन है, कहीं कहीं पर 3 to 4 months एक सीजन को कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द जगह पर 2 to 3 months जो है मेंशन है, तो हम यही लेके चलेंगे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइफ स्पैन एक सीजन का है, 2 to 3 months। so can I say inheritance of characters can be studied for several generation in single year।
इन सिंगल ईयर। अगर बाइनियल प्लांट चूज किया होता मेंडल ने, जिसका लाइफ स्पैन 2 साल के बाद होता है, मतलब पेरेंट प्लांट 2 साल लेगा प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए, वो प्रोजेनी प्लांट नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए फिर से 2 साल लेता, तो हमें पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफर हुए, प्रोजेनी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया अडल्ट स्टेज में, तो पेरेंट के पास जो कैरेक्टर था वो प्रोजेनी में आया नहीं आया, कैसे आया, एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए पेरेंट प्लांट तो पहले 2 साल लगाएगा जुवेनाइल, अडल्ट, रिप्रोडक्शन, सीड बनाने के लिए 2 साल लगाएगा, 1.5 से 2 साल। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का सीड बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन के सीड को हम ग्राउंड पर सॉइल में सो करेंगे, तो वो कम से कम 1.5 ईयर लगाएगा जुवेनाइल, अडल्ट होने में। जब अडल्ट होगा तब कैरेक्टर अच्छे से दिखेगा, पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफर हुए। एटलीस्ट 3 ईयर हमें लग जाएगा, ऐसे में 3 ईयर लग जाएगा ये पता करने में कि पेरेंट के कैरेक्टर कैसे प्रोजेनी में एक्सप्रेस हो रहे हैं। बाइनियल प्लांट तो काम नहीं करेगा। पेरिनियल प्लांट तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि पेरिनियल प्लांट में हम पेरेंट सीड, जिस प्लांट को एज अ पेरेंट कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते उसके सीड को सो करेंगे, वो कम से कम 5, 6, 7 ईयर्स लगाएगा मेच्योर होने में, तब कहीं जाके फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह होगा, जो है फर्टिलाइजेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन का सीड बनेगा। वो नेक्स्ट जनरेशन का सीड जब हम ग्रो करेंगे तो फिर से 5 to 6, 7 ईयर लगाएगा अडल्ट होने में, बहुत लंबा समय में जो है लग जाएगा। हम स्टडी पैटर्न बहुत कम जनरेशन के लिए स्टडी करेंगे, बाइनियल और पेरिनियल। बात पकड़िएगा, बाइनियल प्लांट 2 साल लगाता है प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में, पेरिनियल प्लांट वो तो कम से कम 4 to 5 ईयर अपने आप को मेच्योर होने के लिए लगाएगा। तो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सेवरल जनरेशन बाइनियल और पेरिनियल प्लांट को लेके हम नहीं स्टडी कर सकते हैं। पी प्लांट को लेके हाइब्रिडाइजेशन और इनहेरिटेंस स्टडी किया मेंडल ने। एडवांटेज ये मिला कि पी प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन करना, क्रॉस ब्रीडिंग करना, हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग क्या है आगे आएगा, ये करना, प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, प्रोजेनी में पेरेंट के कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस हुए, उस प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, उसमें कैरेक्टर कंट्रोल्ड मैनर में कैसे प्रोड्यूस हुए, हम 1 साल में एटलीस्ट 3 जनरेशन, मिनिमम 3 जनरेशन, 2 to 3 ईयर लिया तो 3 to 4 जनरेशन, अगर 2 to 3 मंथ लिया तो 4 जनरेशन, 3 to 4 मंथ अगर हम इन जनरल कंसीडर कर रहे हैं, जो एक सीजन का जो है टाइम पीरियड होता है, तो 1 साल में हम 3 जनरेशन ऑफ पी प्लांट में कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी, प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन के स्टडी किया जा सकता है इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कैरेक्टर। ये एक बात हुआ। थोड़ा और सुनिएगा, यहां पर पी प्लांट हैज शॉर्ट हाइट, कॉमा सॉफ्ट स्टेम, हर्बेसियस का मीनिंग बता रहा हूं, एनुअल का मीनिंग मैंने बता दिया। पी प्लांट है शॉर्ट हाइट, सॉफ्ट स्टेम, दस टेकिंग केयर, कहीं कहीं पर रियरिंग टर्म आता है ऑफ पी प्लांट इज वेरी इजी। ठीक है, ब्रांचेस बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं पी प्लांट में। पी प्लांट हर्बेसियस है, छोटा हाइट है तो हम पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एक पी प्लांट से पॉलन ग्रेन को दूसरे पी प्लांट पर आसानी से डस्ट करवा सकते हैं, फॉल डाउन करवा सकते हैं। तो केयर करना पी प्लांट का बहुत आसान है। हाइटॉल होता, वुडी प्लांट होता, बहुत सारे ब्रांचेस होते, तो उसका टेक केयर करना, उसको रेयर करना आसान नहीं होता। तो पी प्लांट एक और एडवांटेज दिया कि शॉर्ट हाइट है, सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट है, तो उसको आसानी से कंट्रोल्ड वे में हम केयर कर सकते हैं। ठीक है, 2 रीजन हो गया। ठीक है, बात आगे बढ़ा रहे हैं।
नेक्स्ट जो है एडवांटेज पी प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए मेंशन करता हूं। पी प्लांट इज मोनोइसियस, having bisexual flower, naturally shows self pollination. Pollination occurs during bud condition of flower, when flower is unopened, ठीक है, जिसको हम बर्ड पॉलिनेशन नाम देते हैं, ठीक है। और यहां पर आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड इजिली, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर अभी ब्लॉसम नहीं किया, फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ, फ्लावर अभी अनओपेंड है, बड कंडीशन में है, तभी एंथर से पॉलन ग्रेन गिर जाता है ओवर द स्टिग्मा, जो कि सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ये अच्छी बात थी। अगर पी प्लांट मोनोइसियस ना होकर डाइसियस होता, जिसका मतलब हुआ कि मेल पी प्लांट अलग, फीमेल पी प्लांट अलग, मेल पी प्लांट पर केवल स्टमेन या एंथर होता, फीमेल पी प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर जिसमें जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दैट इज कार्पेल होता। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें पहले मेल प्लांट के पास जाना होता, वहां से जो है एंथर से पॉलन ग्रेन जो है कलेक्ट करना होता, फिर हमें भाग के आना पड़ता फीमेल प्लांट के पास और उसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिराना पड़ता। यही मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूं, क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये यहां पर प्रॉब्लम नहीं था पी प्लांट से रिलेटेड। पी प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पी प्लांट में है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में एक प्लांट को मेल बनाएंगे, जिसको मेल बनाएंगे जो है एक पी प्लांट को मेल बनाएंगे, दूसरे पी प्लांट को फीमेल कंसीडर करेंगे। फीमेल पी प्लांट का हम स्टोमेन उड़ा देंगे ताकि फीमेल पी प्लांट जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसका स्टिग्मा खुद के पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट ना हो। जिस पी प्लांट को हमने मेल पी प्लांट कंसीडर किया है, जिस पी प्लांट का मैं पॉलन ग्रेन चाहता हूं कि इस दूसरे पी प्लांट के स्टिग्मा पर गिरे, तो वहां से मैं जिस प्लांट को मेल कंसीडर किया हूं पॉलन ग्रेन लूंगा, जिस प्लांट को फीमेल बनाया है उसके मेल पार्ट को हम कट कर देंगे, हटा देंगे, ताकि उसका मेल पार्ट या उसका पॉलन ग्रेन उसके खुद के स्टिग्मा पर न गिरे। जिस मेल प्लांट के एंथर को मैंने चूज किया, डस्ट कराएंगे, बातें आगे होने वाली है। क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन का यही मतलब है, बड़ा आसान है क्रॉस पॉलिनेशन करना। बर्ड कंडीशन में नेचुरल फ्लावर कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हमें करना है तो हम बर्ड को मैनुअली ओपन भी कर सकते हैं। तो मैनुअल क्रॉस पॉलिनेशन, मैन मेड क्रॉस पॉलिनेशन आसान है इस पी प्लांट पे, बात समझिएगा, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मोनोइसियस प्लांट होने से हमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग प्लेस पर नहीं सर्च करना है, एक ही पी प्लांट में जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही जगह पर हमें मिल जाएंगे। ये एक एडवांटेज था। नेक्स्ट यहां पर लिया मैंने, तो सुनिएगा, नेक्स्ट एडवांटेज क्रॉस पॉलिनेशन, ये अच्छी बात है।
ये बहुत अच्छी बात है। क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूसेस फर्टाइल प्रोजेनी। हर समय, हर कंडीशन में, हर प्लांट में, हर एनिमल के लैंग्वेज में हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन नॉट नेसेसरी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करे वो फर्टाइल हो, लेकिन पी प्लांट फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है जब मैन मेड क्रॉस पॉलिनेशन किया गया। तो सुनिएगा, यहां पर मेंशन करना बनता है पी प्लांट इज डिप्लॉयड, पी प्लांट इज डिप्लॉयड एंड इट हैज 14 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 14 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड कंडीशन में इसके पास 14 क्रोमोसोम्स है या 7 पेयर क्रोमोसोम है, 7 पेयर्स क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स है। याद रखिएगा, डिप्लॉयड कंडीशन में इसके पास 14 क्रोमोसोम या 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मिलना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट अच्छी बात है। अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग हॉर्स और डोंकी को लेके करें तो जो म्यूल या हिन्नी प्रोड्यूस होता है, हमने म्यूल और हिन्नी की बातें बहुत 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 टाइम पहले 11th स्टैंडर्ड में द लिविंग वर्ल्ड में जो है 3rd लेक्चर के आसपास, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के 3rd लेक्चर में हमने म्यूल, हिन्नी, टाइगॉन, लाइगर की बातें की हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जब हमने या क्रॉस ब्रीडिंग हमने, नॉट पॉलिनेशन, जब क्रॉस ब्रीडिंग हमने हॉर्स और डोंकी के बीच किया तो जो म्यूल आया वो फर्टाइल नहीं था। मैं यही बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि सिलेक्टेड पेरेंट, वो पेरेंट कोई भी हो, पेरेंट सेम स्पीसीज के हो, डिफरेंट स्पीसीज के हो, सिलेक्टेड पेरेंट हमेशा फर्टाइल प्रोजेनी देंगे, जरूरी नहीं। बट यहां पर एक अच्छी बात मिली कि प्रोजेनी फर्टाइल था तो हम नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर प्रोजेनी स्टेराइल है तो उस स्टेराइल प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि जो प्रोजेनी है वो खुद स्टेराइल है, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो बच्चे नहीं बना सकता। स्टेराइल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। बात आगे हम रखेंगे। वेल, इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात रख रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। पी प्लांट प्रोड्यूसेस सेवरल सीड्स। ठीक है, सेवरल सीड्स या लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बोल सकते हैं ड्यूरिंग ईच रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, हमने पेरेंट पी प्लांट सेलेक्ट किया, एक टॉल पी प्लांट लिया, एक डॉफ पी प्लांट लिया। टॉल पी प्लांट क्या प्योर टॉल है, डॉफ पी प्लांट क्या प्योर डॉफ है? इसके लिए मैंने टॉल पी प्लांट का सेवरल जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली करने दिया और देखा हर एक जनरेशन में उतना ही टॉल प्रोजेनी आ रहा है जितना पेरेंट है, मतलब पेरेंट टॉल है, प्योर टॉल है। डॉफ पेरेंट प्योर डॉफ है, इसके लिए हमने डॉफ पेरेंट को सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली करने दिया, सेवरल जनरेशन तक ऑब्जर्व किया, तो डिट्टू जितना पेरेंट डॉफ था उतना ही प्रोजेनी डॉफनेस आ रहा है हर एक जनरेशन में। मतलब टॉल प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग है, डॉफ प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग है। हमने अब हम जानना चाहते हैं कि अगर टॉल और डॉफ के बीच में रिप्रोडक्शन कराया जाए मैन मेड आर्टिफिशियल, तब प्रोजेनी कैसा होगा? यही स्टोरी हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। टॉल को सेल्फ पॉलिनेट या सेल्फ रिप्रोडक्शन करने दे तो टॉल आ रहा है, डॉफ को सेल्फ पॉलिनेट या सेल्फ जो है रिप्रोडक्शन करने दे तो डॉफ आ रहा है। इनके बीच में अगर मैन मेड रिप्रोडक्शन कराया जाए जो नेचुरली नहीं होता है तो कैसे कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा? इसी को हमने बोला जो है हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने टॉल पी प्लांट
और डॉग पी प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया तो जो हाइब्रिड प्लांट मिलेगा या जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी मिलेंगे बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, अगर आप खुद देखो तो एक पी फ्रूट में, एक वटाना, एक मटर के फ्रूट में कम से कम 4 to 5 सीड्स होते हैं। ऐसे में एक फीमेल पी प्लांट में 5 फ्लावर हैं, पांचों फ्लावर में हमने पॉलन ग्रेन जो है डस्ट किया, डाला, पांचों फ्लावर में जो है पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, पांचों फ्लावर फ्रूट बनाएंगे तो हमें एक फीमेल पी प्लांट, ये फीमेल पी प्लांट क्यों बोल रहा हूं, मेल पी प्लांट, आगे स्टोरी क्लियर हो जाएगा। एक सिलेक्टेड फीमेल पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन के बाद एटलीस्ट 20 से 25 सीड्स बनाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए 25 सीड्स है एक ही पी प्लांट से रिलेटेड। बहुत सारे सैंपल हैं हमारे पास। कुछ पी प्लांट नेक्स्ट जनरेशन के ड्राई हो गए, मर गए, जो है किसी हर्बीवोर ने खा लिया, स्टिल हमारे पास कुछ ना कुछ सैंपल पी प्लांट बचेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करने से ये एडवांटेज है कि हमें लार्ज नंबर ऑफ सैंपल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मिलेंगे, अवेलेबल रहेंगे पी प्लांट पर, ये एक एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट मेंशन करने थोड़ा सुनिएगा, पी प्लांट हैज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस पर्टिकुलर एडवांटेज का मेंडल ने भर भर के यूज किया, पी प्लांट हैज सेवरल, पी प्लांट हैज सेवरल distinct, better to say distinguishable, better to say easily observable contrasting characters या फीचर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या फीचर्स, ये बहुत जो है हेल्प किया मेंडल को हाइब्रिडाइजेशन और इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल समझाने में, पॉस्टुलेट प्रिपेयर करने में। सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर केवल 2 ही फॉर्म में मिलते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है। बहुत सारे कंट्रास्टिंग फीचर मिल गए। टॉल डॉफ, सीड का कलर जो है येलो या ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट या वाइट, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो केवल 2 पॉसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे हैं पी प्लांट में मिला। तो मेंडल को हाइब्रिडाइजेशन और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर ज्यादा प्रॉब्लम है। एक प्लांट रेंज में कैरेक्टर शो कर रहा है तो हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन करना होगा। बात पकड़िएगा, एक कैरेक्टर है, तो सुनिएगा, जैसे हाइट ले रहा हूं मैं, हाइट को लेके अगर पी प्लांट बहुत सारे वेरिएशन शो करता, 50 सेंटीमीटर एक पी प्लांट की हाइट है, 90 सेंटीमीटर दूसरे पी प्लांट की हाइट है, 1 मीटर तीसरे पी प्लांट की हाइट है, 1.20 मीटर चौथे पी प्लांट की हाइट है, 1.50 मीटर पांचवें रेंज में हाइट प्रेजेंट होता, तो मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, हाइट जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे इनहेरिट होता है, अगर यह समझना है तो 50 सेंटीमीटर को 90 सेंटीमीटर से, 50 सेंटीमीटर को 1 मीटर से, 50 सेंटीमीटर को 1.50 मीटर से, 90 सेंटीमीटर को 1 मीटर से, 90, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हाइट के पैटर्न को स्टडी करने। यहां पी प्लांट में एक इतना टॉल, एक इतना डॉप, एक इतना टॉल, इतना टॉल, बाद में हम एग्जैक्ट जब एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे तो बताएंगे। एक इतना डॉप तो सिर्फ इतना डॉप, बाकी कोई वैरायटी है ही नहीं, कंट्रास्टिंग फॉर्म में है। फ्लावर कलर केवल 2 ही फॉर्म में है, या तो वायलेट या तो व्हाइट,
पी प्लांट में और कोई वेराइटी ऑफ फ्लावर है ही नहीं, तो और कॉम्बिनेशन अगर फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस पैटर्न जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टडी करना है तो केवल दो ही कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा, वायलेट और व्हाइट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। रेड होता तो वायलेट रेड, व्हाइट रेड, ग्रीन फ्लावर होता तो वायलेट ग्रीन, रेड ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के तब कंक्लूजन हमें देना पड़ता। बट यहां पर अच्छी बात है, इजिली ऑब्जर्वेबल, दिख सकता है, सीड दिख सकता है, सीड का कलर दिख सकता है, सीड का शेप दिख सकता है, फ्लावर का कलर दिख सकता है, फ्लावर का पोजीशन देख सकते हैं, इस स्टेम की हाइट देख सकते हैं, फ्रूट का शेप दिख सकता है, देख इजिली ऑब्जर्वेबल और कंट्रास्टिंग। बाकी बहुत आसान हो गया, इनको केवल दो ही प्लांट लेना पड़ा, ये और ये, बाकी और कॉम्बिनेशन बनाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो सुनिएगा, मेंशन करते हैं, इन बिगिनिंग मेंडल वर्कड ऑन 34 pea varieties, then on 22 pea varieties, and finally performed hybridization on only 14 pea varieties, 14 pea varieties या 7 पेयर्स ऑफ पी वेराइटीज। और इसी 7 पेयर्स ऑफ पी वेराइटीज पर उन्होंने काम किया। पहले एक एक कैरेक्टर के लैंग्वेज में बात किया कि एक कैरेक्टर को लेके अगर हम इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करें तो कैसा इनहेरिटेंस एक्सप्रेशन होगा, फिर 2 कैरेक्टर, फिर 3 कैरेक्टर, 14 पी वेराइटी पर फाइनली उन्होंने काम किया। और ही टुक 7, तो सुनिएगा, ही टुक 7 characters to study their inheritance pattern। सेवरल, बहुत सारे जो है कैरेक्टर प्रेजेंट थे जिसको आसानी से देखा जा सकता है। उन बहुत सारे कैरेक्टर में केवल 7 कैरेक्टर पर ही फोकस किया। उसका इनहेरिटेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसा होगा, क्या प्रिंसिपल दिए जा सकते हैं, सिर्फ उतना ही इन्होंने काम किया। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स, और ये 7 कैरेक्टर्स हर एक कैरेक्टर कंट्रास्टिंग फॉर्म में है, मतलब 2 डिफरेंट वेराइटीज में होंगे, तो टोटल 14 ट्रेड्स बोलेंगे आगे। 7 कैरेक्टर्स इन हिज पैटर्न, या ऐसा भी बोल, ही टुक 7 कैरेक्टर्स, ब्रैकेट में लिख दे प्लीज, 14 ट्रेड्स क्या है आगे आएगा, टू स्टडी, आगे हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेड 7 कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म में, कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट फॉर्म में, तो टोटल 14 फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर या ट्रेड। सबसे ज्यादा टर्म जो यूज होगा वो ट्रेड होगा, हम आगे बताएंगे। डिटेक्टेबल वेरिएशन एंड इनहेरिटेबल कैरेक्टर और उसके डिटेक्ट होने वाले वेरिएशन को हम ट्रेड बोलते हैं। जैसे कैरेक्टर है हाइट, 2 फॉर्म में इसका जो है ट्रेट होगा, टॉल एंड डॉफ। सीड कलर येलो एंड ग्रीन, तो येलो और ग्रीन ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर हैं जो कंट्रास्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो हम इसको ट्रेट बोलेंगे। हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, वहां पर क्लियर करेंगे। तो ये थे बहुत सारी बातें, और भी थोड़ी बहुत सारी बातें मेंशन करते हैं। सो इतना क्लियर होना चाहिए आपको। बात आगे बढ़ा रहे हैं इरेज करके। एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो पी प्लांट ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन फॉर्म में होता है, हर्बेसियस है, एनुअल है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करता है,
मैन मेड क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टेड पी प्लांट करना आसान है, और जो प्रोजेनी बनेगा वो फर्टाइल प्रोजेनी बनेगा। प्रोजेनी को हम हाइब्रिड प्रोजेनी बोलते हैं। वो हाइब्रिड प्रोजेनी जो मिलेगा सेलेक्टेड पी प्लांट, सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ, हाइब्रिड प्रोजेनी फर्टाइल होगा। बहुत सारे सीड एक ही बार में प्रोड्यूस होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, तो सैंपल साइज बड़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे हमें एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल में मिल जाएंगे। पी प्लांट में इजीली डिस्टिंग्विशेबल, डिटेक्टेबल, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मिलते हैं, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के फॉर्म में मिलते हैं हमें वो कैरेक्टर। ठीक है, और सो कैरेक्टर को लेकर ज्यादा वेरिएशन नहीं है, किसी भी कैरेक्टर को लेकर या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसा ही रहेगा। मेंडल ने 7 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया। 7 कैरेक्टर के केवल 2 ही पॉसिबल फॉर्म्स मिल रहे थे कंट्रास्टिंग ट्रेट में। पी प्लांट जो है डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में 14 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। अच्छा, बिगनिंग में 34, फिर आए जो है 22 वेराइटीज, और बाद में 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट से रिलेटेड। एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहां पर, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वर similar for all characters except one character having contrasting traits। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पी प्लांट चूज किया, 2 पी प्लांट में एक टॉल लिया गया, एक डॉफ लिया गया। कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ स्टेम को लेके एक पी प्लांट टॉल है, दूसरा पी प्लांट डॉफ है। सिर्फ हाइट कैरेक्टर को लेके ये दोनों पी प्लांट अलग है, कंट्रास्टिंग ट्रेट शो कर रहे हैं। बाकी टॉल पी प्लांट के लिए और जितने कैरेक्टर्स हैं वही सेम कैरेक्टर डॉफ पी प्लांट में है। इस लाइन का ही मतलब हुआ। टॉल पी प्लांट के पास सीड का कलर येलो है, फ्लावर का कलर वायलेट है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है, पॉड का कलर या फ्रूट का कलर ग्रीन है। सेम यहां पर भी रहेगा। डॉफ के पास भी सीड का कलर येलो, फ्लावर का कलर वायलेट, पॉड का कलर या फ्रूट, पॉड का कलर या फ्रूट का कलर ग्रीन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो 14 प्लांट वेराइटी जो है पी वेराइटी थे, हर एक पी वेराइटी आपस में 6 कैरेक्टर को लेके सेम थे, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके अलग हो जाते थे। इसकी वजह से अगर मैं किसी पी प्लांट को चूज कर रहा हूं जिसके पास वायलेट फ्लावर है, और किसी दूसरे पी प्लांट को चूज कर रहा हूं जिसके पास व्हाइट फ्लावर है, तो ये 2 पी प्लांट सिर्फ फ्लावर कलर को लेके अलग हैं, एक ही कैरेक्टर को लेके कंट्रास्टिंग ट्रेट शो कर रहे हैं। बाकी 6 कैरेक्टर जो और थे मेंडल ने फाइनली लिया था, 7 कैरेक्टर में बाकी के 6 कैरेक्टर सिमिलर रहेंगे। ये भी टॉल, ये भी टॉल, इसके पास भी टर्मिनल फ्लावर, इसके पास भी टर्मिनल फ्लावर, डिफरेंस। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग पी का मतलब तो मैं बता चुका हूं। टॉल को अगर सेल्फ जो है रिप्रोडक्शन करने दे तो टॉल ही आएगा, तो ट्रू ब्रीडिंग। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, दे वर सिमिलर विथ ईच अदर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर एग्जिस्टिंग इन कंट्रास्टिंग ट्रेट या हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट। क्लियर है? पक्का क्लियर है? और देखिएगा यहां पर हमने लिया कैरेक्टर डोमिनेंट ट्रेट। अब ये डोमिनेंट ट्रेट क्या है और रिसेसिव ट्रेट क्या है, ये हम टर्मिनोलॉजी में क्लियर करेंगे। फिलहाल यहां पर मेंशन करना मस्ट है। और एक और यहां पर बात हम आगे रखेंगे, क्रोमोसोम
नंबर, क्रोमोजोम नंबर। तो 7 कैरेक्टर मेंडल ने पी प्लांट में कौन कौन से चूज किए, थोड़ा देखिएगा। एक था सीड शेप, दूसरा था सीड कलर, तीसरा था फ्लावर पोजीशन, चौथा था फ्लावर कलर, पांचवा था पॉड या फ्रूट शेप, छठा था पॉड या फ्रूट कलर, और लास्ट में था स्टेम हाइट। मैं इसी सीक्वेंस में मेंशन कर रहा हूं, या किसी भी सीक्वेंस में आप ले सकते हो। इस सीक्वेंस में मैंने याद किया है, ठीक है। आप हाई इन कैरेक्टर्स को ऊपर नीचे कैसे भी मेंशन कर सकते हो। मेरे लिए एक ट्रिक है मेरे दिमाग में, उस ट्रिक के लिए कैरेक्टर को इस सीक्वेंस में रखना जरूरी है, ठीक है। अब 7 कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर डिटेक्टेबल फॉर्म में, कंट्रास्टिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे थे। तो डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेड सीड शेप को लेके, ठीक है, सीड शेप को लेके राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर को लेके येलो और ग्रीन, फ्लावर पोजीशन को लेके एक्सियल और टर्मिनल, फ्लावर कलर को लेके वायलेट और वाइट, फ्लावर जो है पॉड या फ्रूट शेप को लेके जो है इन्फ्लेटेड, इसको फुल शेप भी बोलते हैं, और यहां पर कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्रूट कलर को लेके ग्रीन और येलो, स्टेम हाइट को लेके टॉल एंड डॉफ, टॉल एंड डॉफ। इसके आगे इसका जेनेटिक कंपोजिशन मेंशन कर देते हैं, सब बाद में हम आगे समझाएंगे। डिप्लॉयड है, हर एक ट्रेड के पहले लेटर को कैपिटल में डोमिनेंट के लिए, उसी को स्मॉल में रिसेसिव के लिए, ठीक है। ये जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आगे हम बताएंगे क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया कैपिटल जी, ये हो गया स्मॉल जी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। 7 कैरेक्टर पर काम किया, 7 कैरेक्टर 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट में, या 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर। तो टोटल 14 जो है ट्रेट हो गए। 14 ट्रेट के लिए 14 ट्रू पी प्लांट लिया, तो 7 ट्रू ब्रीडिंग, 7 पेयर्स ट्रू ब्रीडिंग, या 14 ट्रू ब्रीडिंग, 7 कैरेक्टर्स, या 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। सीड से अच्छा, इन सब कैरेक्टर के जो फैक्टर या जीन, जो आज हमें पता है जीन्स जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, ये यहां पर है 7 1 4 1 4 5 4 क्रोमोसोम नंबर। मैं इसको आगे बताने वाला हूं। सीड शेप का जो फैक्टर या जीन था क्रोमोसोम नंबर 7 में, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ना, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 14 क्रोमोसोम। तो सीड शेप का जीन या फैक्टर क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ऐसे में सीड कलर का क्रोमोसोम नंबर 1, फ्लावर पोजीशन 4 1 4 5 4, 7 1 4 1 4 5 4, 7 क्या बोल रहा हूं मैं, 7 1 4 1 4 5 4। ये है ट्रिक याद करने का, अगर इस सीक्वेंस में कैरेक्टर मेंशन हो रहा है। बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मेंडल के अकॉर्डिंग थोड़ा सुनिएगा। मेंडल said that pea plant has 7
pairs of chromosome, 7 pairs of chromosomes, and each chromosome pair has फैक्टर, या इसको जीन बोलते हैं, जीन फॉर सिंगल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, सिंगल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे और मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया। मेंडल का यह मानना था कि हर एक क्रोमोसोम पर एक एक कैरेक्टर के फैक्टर, एक एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के फैक्टर जो उस कंट्रास्टिंग ट्रेट को एक्सप्रेस और इनहेरिट करते हैं, प्रेजेंट होता है। मतलब एक सिंपल सा जो है, अगर समझना चाहें तो ये पहला पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये तीसरा, देन 4, 5, 6 और 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर मैं कंसीडर करूं पी प्लांट में है। वैसे तो मेंडल को क्रोमोसोम नहीं पता था, ये तो रीडिस्कवरी के लैंग्वेज में जो थोड़ा बहुत जो है मॉडिफाई किया गया है रीडिस्कवरी के मैनर में, उस लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो यहां पर पहले पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर मानते हैं सीड शेप रहेगा, दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सीड कलर से रिलेटेड फैक्टर, तीसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर फ्लावर पोजीशन, चौथे पर फ्लावर कलर, पांचवें पर पॉड शेप, छठे पर पॉड या फ्रूट का कलर, सातवें पर स्टेम हाइट। मेंडल बोल रहे थे 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम is equal to 1 pair of contrasting traits, या 1 पेयर ऑफ ट्रेट को हम सिनोनिम कैरेक्टर भी समझ सकते हैं, सिनोनिम ही है 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पहले पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है अगर सीड शेप का फैक्टर, तो एक पर रहेगा सीड शेप का राउंड वाला फैक्टर, दूसरे पर रहेगा सीड शेप का रिंकल्ड वाला फैक्टर। दूसरे क्रोमोसोम पर अगर सीड कलर से रिलेटेड फैक्टर है तो एक क्रोमोसोम पर रहेगा जो है येलो सीड वाला फैक्टर, दूसरे पर रहेगा ग्रीन सीड वाला फैक्टर। तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट या उससे रिलेटेड फैक्टर। 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट या इसी को बोले 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर, अपोजिट फैक्टर जो ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। एक क्रोमोसोम पर एक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन या फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और पी प्लांट में जो कैरेक्टर लिया गया है वो भी अपोजिट पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कंट्रास्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्रोमोसोम है, तो ऐसे में देखा जाए तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 14 क्रोमोसोम, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज इक्वल टू 14 ट्रेट हो गया। तो हर एक क्रोमोसोम पर एक एक ट्रेट से रिलेटेड फैक्टर, या हर एक क्रोमोसोम एक ट्रेट को रिप्रेजेंट, कंट्रोल, एक्सप्रेस करता है। लेकिन थोड़ा सुनिएगा, लेटर ऑन साइंटिस्ट है ब्लिक्सिट, एस ब्लिक्सिट found that all 7 characters या 7 pairs of कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो चूज किया मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आर फाउंड या प्रेजेंट ओवर ओनली
4 chromosomes, only 4 chromosomes, या बोल दे 4 pairs of chromosome, 4 pairs of chromosomes। मेरी बात समझिएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 देन 5 मानते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 5 और क्रोमोसोम नंबर 7। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट सिर्फ इसी 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट या 7 कैरेक्टर लिया, उसका कोई भी लिंक नहीं है क्रोमोसोम नंबर 2, 3 और 6 से। मेंडल ने क्या बोला, हर एक क्रोमोसोम पर एक एक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन या फैक्टर होंगे। ब्लिक्सिट ने बोला कि 7 कैरेक्टर केवल 4 क्रोमोसोम से रिलेटेड है, 7 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन या फैक्टर केवल 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। मेंशन करते हैं, थोड़ा और जो है अच्छे से इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 7 कैरेक्टर थे, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड जिसको फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट या पॉड शेप, पॉड कलर एंड स्टेम हाइट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 7 कैरेक्टर कंट्रास्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट थे। इन 7 कैरेक्टर के केवल 2 पॉसिबल फॉर्म्स एग्जिस्ट हो रहे थे, पी प्लांट में मिल रहा था। सीड शेप के लिए कंट्रास्टिंग फॉर्म था जो है राउंड सीड शेप और जो है रिंकल्ड सीड शेप। थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया, फिर से एक बार फ्रेम कर रहा हूं। कलर में येलो सीड शेप और ग्रीन सीड कलर, ठीक है, येलो सीड कलर, ग्रीन सीड कलर। एक्सियल फ्लावर पोजीशन हो सकता है, मतलब जो फ्लावर है वो लीफ के एक्सिस पर हो सकता है, या टर्मिनल फ्लावर पोजीशन हो सकता है, जो फ्लावर है वो जो है टिप पर प्रेजेंट है प्लांट के। फ्लावर कलर वायलेट हो सकता है या फ्लावर कलर व्हाइट हो सकता है। एक किसी पी प्लांट में अगर वायलेट है तो दूसरे में व्हाइट पी होगा। और पॉड शेप जो है इन्फ्लेटेड, इसको हम स्मूथ भी बोल सकते हैं, इसको हम फुल भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये फ्रूट है तो फ्रूट कंप्लीट रहेगा, और यहां पर कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब फ्रूट जो है वो थोड़ा रिंकल टाइप का, ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉड कलर ग्रीन है और पॉड कलर जो है येलो है, याद रखिएगा। सीड कलर का जस्ट अपोजिट, ये टॉल हाइट हो सकता है स्टेम का या डॉफ हाइट हो सकता है। ऐसे पी प्लांट लिए जो पी प्लांट कंट्रास्टिंग फॉर्म में मिले उनको। अब थोड़ा देखिएगा, इस सीक्वेंस में मैं पहले ही बोल चुका हूं 7 1 4 1, देन एक मिनट यहां पर 7, उसके बाद 1 4 1 4 5 4, ये क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। 7 1 4 1 4 5 4। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैरेक्टर्स रिलेटेड टू क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 पर कितने कैरेक्टर हैं? 2 कैरेक्टर्स। 2 कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू क्रोमोसोम नंबर 1, दैट इज, थोड़ा देखिएगा, 7 1 1 पे कौन है? सीड कलर। 4 1 पे क्या है? फ्लावर कलर। तो कौन कौन सा? सीड कलर है एंड फ्लावर कलर, सीड कलर एंड फ्लावर कलर, ठीक है। उसके बाद लिया मैंने कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन या रिलेटेड टू बोल दो, प्रेजेंट ऑन
क्रोमोजोम नंबर 4। तो क्रोमोजोम नंबर 4 पर 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। एक फ्लावर का पोजीशन, तो 3 कैरेक्टर्स में पहला है फ्लावर पोजीशन, ठीक है, पहला है फ्लावर पोजीशन, उसके बाद है पॉड शेप और देन है स्टेम हाइट। नेक्स्ट लिया कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 5। तो केवल एक कैरेक्टर है 7141454 जो सेकेंड लास्ट पॉड कलर। कौन सा कैरेक्टर? पॉड कलर का कैरेक्टर क्रोमोजोम नंबर 5 पे है। और लास्ट लिया कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन फैक्टर रिलेटेड टू कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 7। तो केवल एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर कौन सा है? वो कैरेक्टर है सीड शेप। ये आपको याद रखना है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। क्रोमोजोम नंबर 1 से रिलेटेड 2 कैरेक्टर है, क्रोमोजोम नंबर 4 पर 3 कैरेक्टर से रिलेटेड फैक्टर प्रेजेंट है, 5 और 7 से रिलेटेड एक एक कैरेक्टर, ठीक है। यहीं पर लगे हाथ आप प्लीज देख लीजिए। अगर मैं बोलना चाहूं तो शेप से रिलेटेड कितने कैरेक्टर हैं? सीड का शेप 1 हो गया, पॉड का शेप 2। तो शेप से रिलेटेड 2 कैरेक्टर्स हैं, एक सीड शेप, दूसरा पॉड शेप। अच्छा, दूसरा कलर से रिलेटेड अगर कैरेक्टर देखा जाए तो सीड का कलर, फ्लावर का कलर और पॉड का कलर, 3 कैरेक्टर हैं जो है कलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो शेप से रिलेटेड 2 कैरेक्टर और कलर से रिलेटेड 3 कैरेक्टर, ठीक है। शेप और कलर हो गया। पोजीशन से रिलेटेड मेंडल ने केवल एक कैरेक्टर लिया, ठीक है। और जो है पोजीशन के बाद क्या बचा? 3, 2, 5, 1, 6 और लास्ट में हाइट से रिलेटेड मेंडल ने एक कैरेक्टर चूज किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो रेड में मैंने मेंशन किया। और तो शेप से रिलेटेड कितने कैरेक्टर, कलर से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंडल क्या मान रहे थे? एक क्रोमोजोम पर एक कैरेक्टर या एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम पर एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोजोम पर दूसरा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ऐसा नहीं है। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट केवल 4 क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है। बात समझा? यहां पर हम बोल सकते हैं यह है क्रोमोजोम नंबर, अगर हम कंसीडर करें 1, क्रोमोजोम नंबर 1 पर 2 कैरेक्टर है तो एक कैरेक्टर का फैक्टर यहां पर पेयर में है, कंसीडर करते हैं दूसरे कैरेक्टर का फैक्टर यहां पर 1 हो गया। उसके बाद 4 पर 3 है तो एक कैरेक्टर का फैक्टर ये, दूसरे कैरेक्टर का फैक्टर ये, तीसरे कैरेक्टर का फैक्टर ये। क्रोमोजोम नंबर 5 पर एक ही कैरेक्टर के फैक्टर है, क्रोमोजोम नंबर 7 पर एक ही कैरेक्टर के रिलेटेड जीन या फैक्टर हैं। तो क्रोमोजोम नंबर 1, ये 4, ये 5 और ये 7, 2 कैरेक्टर से रिलेटेड जीन क्रोमोजोम नंबर 1 पर प्रेजेंट है, 3 कैरेक्टर से रिलेटेड जीन या फैक्टर क्रोमोजोम नंबर 4 पर हैं, एक और एक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन या फैक्टर क्रोमोजोम नंबर 5 और 7 पर प्रेजेंट है। याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेंडल का एक थियरी, एक जो है अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू क्रोमोजोम और रिलेटेड टू कैरेक्टर, एस ब्लिक्सिट ने मॉडिफाई किया, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, इरेज करके इसको। तो मेंडल से रिलेटेड, मेंडल के काम से रिलेटेड हमने 2 मेजर पार्ट कंप्लीट किए। मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया बट अपने समय में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, वो बात हमने समझ लिया। मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया, क्या एडवांटेज थे, कितने कैरेक्टर को लेकर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, समझ लिया। अब आता है मेंडल को सक्सेस क्यों मिला, रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स के वर्क को जब रीडिस्कवर किया गया तो उसमें इसमें उस मेंडल के वर्क में, एक्सपेरिमेंट में क्या खूबियां थी
क्या गुड क्वालिटीज था जिसकी वजह से मेंडल का वर्क सक्सेस हुआ। ठीक है, बात रखते हैं यहां पर, लिया मैंने हेडिंग रीजंस बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस, रीजंस बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस। पी प्लान पर काम किया, मेंडल की ही बातें, मेंडल की ही थ्योरी, मेंडल के ही प्रिंसिपल, पोस्टुलेट्स एक्सेट्रा हम वैल्यू कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा क्या किया उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते समय, क्या चीजें चूज की जिसकी वजह से सक्सेस हुए। तो पहला, मेंडल टुक ओनली प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग, ओनली प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग P varieties and confirm the true breeding, confirm the true breeding nature of P varieties by allowing self pollination for 2 years, 1857 से लेके 1859 तक। तो ये केवल ट्रू ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट को ही पहले जो है कंफर्म किया अपना, सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया 2 साल तक। 2 साल में हम समझ सकते हैं जो है एनुअल, मैंने जो है बोला था एनुअल प्लांट है, अगर 2 to 3 मंथ लाइफ स्पैन कंसीडर करें तो 2 साल में 8 जनरेशन, एक साल में 4 कंसीडर कर रहा हूं एटलीस्ट 4, तो दूसरे साल में भी 4, 8 जनरेशन तक ये पी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करने दिए। एक पी प्लांट लिया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, उसके प्रोजनी आए, उसको भी सेल्फ पॉलिनेट किया, उसके भी जो है प्रोजनी आए, उसको भी खुद से सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ रिप्रोडक्शन करने दिया, उसके प्रोजनी आए, उसको भी अलाउ किया कि आप सेल्फ पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन करके नेचुरल रिप्रोडक्शन करो, उसके प्रोजनी आए, उसको भी अलाउ किया, कोई छेड़खानी नहीं किया। ट्रू ब्रीडिंग नेचर पहले चेक किया। अगर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मैं टॉल पी प्लांट लेने वाला हूं तो टॉल पी प्लांट टॉल ही है, ये कैसा पता चलेगा? अगर वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सेवरल जनरेशन तक टॉल पी प्लांट सेल्फ रिप्रोडक्शन, सेल्फ पॉलिनेशन कर करके अपने ही जैसा बच्चा बनाए तो मतलब टॉल प्योर टॉल है। किसी भी जनरेशन में पेरेंट टॉल की जितनी हाइट थी, अगर उस हाइट से डेविएट हो जाता किसी भी जनरेशन में जो है प्रोजनी की हाइट, तो प्लांट प्योर प्लांट नहीं। तो ट्रू ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है, पी वैरायटी का प्योर लाइन होना उनके सक्सेस के पीछे बहुत ज्यादा जो है यूजफुल रहा। बात आगे रख रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं, मेंडल यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस and mathematical tools in his experiment। गलत साबित कोई नहीं कर सकता, मैथ और स्टैटिक्स यूज किया। ठीक है, कुछ भी ऐसे जो है बातें नहीं बोली, हर एक का जो है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल प्रूफ दिया। तीसरा यहां पर मेंशन कर सकते हैं, मेंडल maintain accurate data for quantitative and qualitative कंडीशंस। एक्यूरेट डेटा मेंटेन किया जो है, मेंडल ने जब पेरेंट पी प्लांट सेलेक्ट किया,
एक टॉल कंसीडर किया, एक डॉफ, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया तो कितने प्रोजनी आए? बहुत सारे तो है प्रोजनी आएंगे, क्योंकि एक पी प्लांट में बहुत सारे फ्लावर, बहुत सारे फ्रूट, एक फ्रूट में बहुत सारे सीड, तो बहुत सारे प्रोजनी प्रोड्यूस होंगे। हर एक प्रोजनी कितने नंबर और हर एक प्रोजनी का क्या क्वालिटी है हाइट को लेके। और एक बात मेंशन कर दे रहे, तब आगे जाके और अच्छे समझेंगे। मेंडल परफॉर्म्ड many experiments for same character, ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सुनिएगा। एक ही कैरेक्टर को लेके एक बार एक्सपेरिमेंट किया फिर कंक्लूजन दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं किया। टॉल और डॉफ पेरेंट लिया, हाइब्रिडाइजेशन किया, जो प्रोजनी था वो टॉल निकला। दिमाग में क्या चल रहा था? अगर टॉल और डॉफ के बीच में हम रिप्रोडक्शन कराएं तो प्रोजनी इंटरमीडिएट हाइट वाला होना चाहिए। एक पेरेंट टॉल, एक पेरेंट डॉफ, बच्चा बीच के हाइट का होना चाहिए। बट मेंडल को प्रोजनी उतना ही टॉल मिला जितना पेरेंट प्लांट टॉल था। मेंडल को लगा बाई चांस हो गया होगा, फिर उन्होंने एक टॉल लिया, एक डॉफ लिया, उसके बीच क्रॉस कराया, फिर से बच्चा टॉल निकला। मेंडल ने सोचा ये तो अगेन क्या पता लक बाई चांस या जो है ऐसे ही हो गया होगा, किस्मत होगा, हो गया होगा। फिर से टॉल डॉफ, फिर से टॉल डॉर्फ, फिर से टॉल डॉर्फ, फिर से बार बार एक ही कैरेक्टर को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, हर बार उनको जो है टॉल प्रोजनी ही मिल रहा है। मतलब गलती या लक बाई चांस या किस्मत की वजह से या जो है संजोग से, जितने भी सिनोनिम वर्ड आप यूज कर सकते हो लक का, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, प्रोजनी पेरेंट टॉल जितना टॉल था, क्या पता कुछ गड़बड़ी हो गया हो, चलो फिर से करते हैं। अच्छा दूसरी बार क्या पता फिर से कुछ जो है किस्मत, नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके सेवरल टाइम हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद वही सेम कैरेक्टर वाले प्रोजनी आ रहे हैं, मतलब इनहेरिटेंस सही जा रहा है। ठीक है, तो जो है प्योर पी प्लांट वेराइटी चूज करना, उसकी प्योरिटी भी चेक किया, ट्रू ब्रीडिंग नेचर भी चेक किया जो है, फिर स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स अपने एक्सपेरिमेंट में जो है डाला, और हर एक डेटा क्वांटिटेटिव कितना प्रोजनी। अगर एक कैरेक्टर को लेके जस्ट फॉर एग्जांपल 100 बार टॉल डॉफ पेरेंट सेलेक्ट किया टू चेक आउट ये बाई मिस्टेक तो जो है प्रोजेनी टॉल नहीं हो रहा है, जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक कैरेक्टर को लेके परफॉर्म किया, उससे जितना नंबर ऑफ बच्चा आया और हर एक बच्चे का जो क्वालिटी था, कैरेक्टर था, सबका एक्यूरेट डेटा रिकॉर्ड किया। ठीक है, कहीं पर जो है कोई गलती की चांस नहीं रखा। कोई भी पूछे जो है हर एक रिकॉर्डेड डेटा किसी के भी सामने रख सकते हैं, देखो ये डेटा हमारे पास है, ये पहले जनरेशन के बच्चे, ये दूसरे जनरेशन के बच्चे, पहले जनरेशन में इतने बच्चे में ये इस कैरेक्टर का, ये इस कैरेक्टर का, दूसरे जनरेशन में इतने बच्चे, और ये इस कैरेक्टर का, ये उस कैरेक्टर का, ये हर एक चीज का डेटा मेंटेन किया मेंडल ने। इरेज करते हैं। रीजन बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस आगे मेंशन कर रहे हैं, पर सुनिएगा। मेंडल took only those characters which exist in contrasting form, ठीक है, do not show any linkage or incomplete dominance,
पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर, उन बहुत सारों कैरेक्टर में केवल 7 कैरेक्टर ही चूज किया। अच्छी बात यह है कि 7 कैरेक्टर कंट्रास्टिंग फॉर्म में थे। जब कैरेक्टर कंट्रास्टिंग फॉर्म में है तो हमें केवल दो पी प्लांट के चूज करने होंगे। अगर कैरेक्टर रेंज में प्रेजेंट होता, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके रेंज में होता, वो कैरेक्टर कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता, तो हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते, ऑलरेडी बता चुका हूं। उन कैरेक्टर को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं इन्वॉल्व किया जो कैरेक्टर लिंकेज शो कर रहे थे या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फ्यूचर का वेट करना होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और लिंकेज क्या है, ये फ्यूचर में आप अच्छे से डिटेल में आएगा। वेल यहां पर जस्ट आपको मेंडल के सक्सेस होने के पीछे ये रीजन देना होगा। आगे बात कर रहा हूं। मेंडल परफॉर्म experiments on 1 or 2 or 3 characters at a time। पहले भी बोल चुका हूं, नाइटन गॉस के जैसा एक साथ एक पी प्लांट में जितने कैरेक्टर हैं, सारे कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न उनको नहीं समझना था। टॉल पी प्लांट लिया, डॉफ पी प्लांट लिया। इस टॉल पी प्लांट के पास और भी कैरेक्टर होंगे, हाइट के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। लीफ का शेप, फ्लावर का जो है कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्रूट का कलर, फ्रूट का पोजीशन, रूट कैसा है, स्टेम का कलर, बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। टॉल पी प्लांट के पास बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, डॉफ पी प्लांट के पास सारे कैरेक्टर को इग्नोर करो, केवल हाइट कैसे जो है एक्सप्रेस हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है प्रोजेनी में, उसी पर एक समय पर एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, या एक समय पर 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर। इसको हम वेरी सुन फ्यूचर में मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड ऐसा नाम रखने वाले हैं। तो सुनिएगा, मेंडल studied inheritance of characters for 2 or 3 generations, for 2 to 3 generations। ठीक है, ये जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझेंगे तो वहां पर और अच्छे से जो है हाईलाइट होगा। 2 से 3 जनरेशन हाइट को लेके एक टॉल पेरेंट लिया, एक डॉफ पेरेंट लिया, इनके बीच में क्रॉस जो है ब्रीडिंग किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, पहले जनरेशन का प्रोजेनी आया। ऐसा नहीं कि अब ये एक्सपेरिमेंट छोड़ो, आप जो है सीड कलर और सीड जो है सीड कलर ले लीजिए, येलो और ग्रीन, फिर पहले जनरेशन नहीं। हाइट को लेकर पहले जनरेशन में कैसा एक्सप्रेशन हो रहा है, फिर पहले जनरेशन के बाद जो दूसरे जनरेशन के प्रोजेनी आएंगे उसमें कैरेक्टर कैसे हाइट को लेकर एक्सप्रेस हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। उस दूसरे जनरेशन के प्रोजेनी जब तीसरे जनरेशन के प्रोजेनी बनाएंगे तो हाइट को लेके, तो एक बार हाइट को पकड़ लिया तो सिर्फ हाइट को ही पकड़ा, और एक जनरेशन नहीं, 1, 2, 3 जनरेशन तक हाइट कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे इनहेरिट हो रहा है, फोकस करके रखा। ये इनके सक्सेस के पीछे का रीजन है। तो सुनिएगा, मेंडल टुक लार्ज सैंपल साइज in his experiment। ठीक है, तो सुनिएगा, which gives credit for his success। थोड़ा सुनिएगा, large sample size reduces chances of error। रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर, ये बहुत अच्छी बात है।
जैसा कि मैं बोल रहा हूं, पहले भी बोला, हाइट को लेके केवल एक पेयर ऑफ पी वैरायटी पर काम नहीं किया। हाइट को लेके इनहेरिटेंस स्टडी करना था, हाइट को ध्यान में रखा, एक टॉल प्लांट दूसरा डॉफ प्लांट, उससे जितने भी बच्चे पैदा हुए हुए, फिर से एक टॉल लिया एक डॉफ लिया, उसके भी प्रोजनी, फिर एक टॉल लिया एक डॉफ लिया, उसके भी प्रोजनी, फिर एक टॉल लिया फिर एक डॉफ लिया, उसके भी प्रोजनी। पहली बार टॉल एंड डॉफ से जितने सीड प्रोड्यूस हुए, वो सीड जितने भी पहले जनरेशन के प्लांट में ग्रो हुए, दूसरा सेट में टॉल एंड डॉफ से जितने सीड बने, उस सीड से जितने भी प्लांट ग्रो हुए, तीसरा सेट ऑफ टॉल एंड डॉफ, तो एक ही कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे सेट बनाए, हर एक सेट सेम तरीके से काम कर रहा है। लार्ज सैंपल साइज है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हर एक सेट सेम कैरेक्टर के लिए सेम रिजल्ट दे रहा है। बहुत सारे जो है सैंपल हमारे पास हैं, एक ही कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेनी हमने प्रोड्यूस किए, हर एक प्रोजेनी वही सेम कैरेक्टर दे रहा है, गलत कैसे बोला जाएगा? बात समझा? तो लार्ज सैंपल साइज एरर के चांसेस रिड्यूस कर देता है, ठीक है, क्योंकि बल्क में वही कैरेक्टर आता है। तो जब बल्क में सेम कैरेक्टर दिख रहा है, सेम इनहेरिटेंस पैटर्न दिख रहा है, किसी भी कॉम्बिनेशन को लेकर, वो चाहे हाइट हो, सीड कलर हो, सीड कलर लिया येलो और ग्रीन सीड कलर, एक सेट ऑफ प्लांट, फिर सेम दूसरा सेट ऑफ, तो बहुत सारे। बात क्लियर है? इरेज करते हैं। सक्सेस के पीछे का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लेते हैं। मेंडल, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मेंडल ट्राइड टू फॉर्मुलेट theoretical explanation for his observed results, and he also tested the results later on, ठीक है, over test plants। और सुनिएगा, Mendel did not give any unsubstantiated ideas। अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज का मतलब बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है विदाउट प्रूफ या विदाउट एविडेंस। मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया, सिंगल कैरेक्टर को लेके, ठीक है, पहली बार। उस सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को लेके पहली बात बहुत सारे जो है सेट बनाए। बात मेरी समझिएगा, फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं जो फेमस एग्जांपल है। हाइट एक कैरेक्टर है, पेरेंट से प्रोजनी में हाइट कैसे ट्रांसफर होगा, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल थ्योरी पॉस्टुलेट है, मेंडल को समझना था, समझाना था। मेंडल ने हाइट को लेकर दो पी वेराइटी लिया, टॉल हाइट, डॉफ हाइट, प्योर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेट लिया, हाइट को लेकर टॉल डॉफ एक सेट, टॉल डॉफ दूसरा सेट, टॉल डॉफ तीसरा सेट, टॉल डॉफ चौथा, बहुत सारे सेट बनाए। हर एक सेट में क्रॉस पॉलिनेशन किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, सीड मिले उनको पहले जनरेशन के, उनको ग्रो किया, प्रोजनी जो है ग्रो बड़े हुए, देखा कि हाइट को लेकर टॉल और डॉफ पेरेंट था, प्रोजनी ये जो बहुत सारे प्रोजनी
एक ही कैरेक्टर के जो बहुत सारे सेट हमने लिए, उससे जो मुझे लार्ज सैंपल ऑफ प्रोजेनी मिला, सारे प्रोजेनी क्या एक ही तरीके से कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और अब उन्होंने हाइट को लेके जो भी रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को थ्योरी के लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, अपने ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स को फॉर्मुलेट किया थ्योरी के लैंग्वेज में। वो थ्योरी क्या है हम आगे बताएंगे, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ऐसे बहुत सारे थियरीज आएंगे, हम बताएंगे। और ऐसा नहीं कि जब उन्होंने थियरी दे दिया उसके बाद कूल एंड काम हो गया, नहीं, अपने थियरी को रीचेक भी किया कि जो मैं बोल रहा हूं अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स के बाद, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को लेके जो मैंने फॉर्मुलेट किया थ्योरी, क्या ये सही है। वापस से उन्होंने जो है कुछ प्लान चूज किए और फिर से जो है बहुत जो है इन्होंने क्या बोलते हैं केयर किया, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, थ्योरी रखा, उसको भी टेस्ट किया, बिना एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के कुछ भी इन्होंने नहीं रखा, नहीं बोला, नहीं पब्लिश किया। इनके सक्सेस के पीछे का रीजन तो प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट पर ही काम किया, उन्हीं कैरेक्टर पर काम किया जो कैरेक्टर लिंकेज और इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं शो कर रहे थे। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मेंशन कर देते हैं, मेंडल टुक दोज कैरेक्टर्स which are present on different chromosomes, and if present on same chromosome then present far away, ये लिंकेज नहीं होने देगा। लिंकेज मेंडल के कुछ रूल्स को गलत साबित करेगा। हम लिंकेज की स्टोरी मिड ऑफ दिस चैप्टर में समझेंगे, तब मैं इसको रिकॉल भी करवा लूंगा, आपको जो है बताऊंगा कि देखो हमने ऐसी बातें रखी थी। मेंडल ने कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं चूज किया जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो और पास में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल यहां पर लें पॉड शेप एंड स्टेम हाइट, ठीक है, नॉट टेकन बाई मेंडल। पॉड शेप और स्टेम हाइट पर देखिएगा 7141454, इसमें सीड शेप था, सीड कलर था, फ्लावर पोजीशन था, फ्लावर कलर था, देन पॉड शेप था और पॉड कलर था, देन स्टेम का हाइट। क्रोमोसोम नंबर 4 पर 3 कैरेक्टर है, फ्लावर का पोजीशन, पॉड शेप और स्टेम का हाइट। इसमें स्टेम का हाइट और पॉड शेप के जीन बहुत पास में थे। पास में होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती थी अगर मेंडल पॉड शेप और हाइट को लेके इनहेरिटेंस स्टडी करते। हम लिंकेज के नाम पर फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं, मेंडल ने इस पर काम ही नहीं किया, ठीक है। डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर लेना था, तो 2 कैरेक्टर ऐसा लिया डाई हाइब्रिड में जो या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे या एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो दूर प्रेजेंट थे। पास वाले कैरेक्टर, पास वाले फैक्टर या जीन पर उन्होंने काम नहीं किया, ये उनके सक्सेस। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के थ्रू उन्होंने स्टैटिस्टिकल, हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो यूज हुआ है आगे हाइब्रिडाइजेशन में समझने वाले हैं। तो एवरीथिंग रिकॉर्डेड, लार्ज सैंपल साइज, उन चीजों को लिया ही नहीं जिस पर गलती के चांसेस हो सकते थे। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, उसको भी प्रूफ और एविडेंस के साथ
सबके सामने रखा, मेंटेन किया। ये कुछ रीजंस थे जो मेंडल को सक्सेस बनाया, फेमस बनाया। रीडिस्कवरी के बाद इनके वर्क को रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने तारीफ किया। ठीक है, जब लोगों को चीजें समझ में आने लगी, क्रोमोसोम का डिस्कवरी हुआ, जीन डीएनए का डिस्कवरी हुआ। क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, इन सब चीजों को मेंडल के फैक्टर से रिलेट किया गया। मेंडल की बातों को पोस्ट मेंडेलियन में जो डिस्कवरीज हुआ उससे रिलेट किया गया। तो मेंडल की बहुत सारी बातें सही लगी, ठीक थी, तो मेंडल को फेमस किया गया। क्या सक्सेस के रीजन थे, मैंने बताया। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या एडवांटेज थे पी प्लांट चूज करने का। मेंडल ने राजमा पर भी काम किया, हॉकवीड और लबलब बीन्स पर, बट वहां पर उनको गलत रिजल्ट्स मिला। पी प्लांट पर जो रिजल्ट मिला उसी से रिलेटेड इन्होंने थियरी, एक्सप्लेनेशन, प्रिंसिपल और पॉस्टुलेट सामने रखे रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। सक्सेस क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा, 7 कैरेक्टर याद रखिएगा। 7 कैरेक्टर में कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये भी याद रखिएगा। हम ट्रेट क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, वो जो हमने कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई मेंशन किया। ये सिंबल्स क्या है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बातें करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी छोटा मोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। रिमाइंड करिए अपने माइंड में आज का वीडियो लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर। ठीक है, ओके, देन फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।